Hello everyone. Today I am going to discuss 16th March JEE Main second shift organic chemistry paper. Beta here is the first question. Question from environmental chemistry. Greenhouse gases are. So greenhouse gases वो होती हैं जो UV रेडिएशंस को एब्जॉर्व करती हैं और फिर बाद में एमिशन रेडिएट करके अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं. तो ऐसी गैसेस हैं बेटा CO2, मीथेन, ओजोन, वाटर वेपर्स, नाइट्रस ऑक्साइड एंड CFCs. तो यहां पर तीन ऑप्शंस हमारे लिए मैच कर रहे हैं, CO2, वाटर वेपर्स, मीथेन. तो ऐसा ऑप्शन इसमें थर्ड ऑप्शन है जो कि करेक्ट होगा. बट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैसेस वो बेटा ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. सेकंड क्वेश्चन, केमिकल रिएक्शन. यहां पर बेंजीन के साथ एक मिथाइल है, एक मिथॉक्सी ग्रुप है. मिथाइल ग्रुप को इन्होंने ऑक्सीडाइज करवा दिया है एसिड में. अब आपको रिएजेंट बताना है. तो बेटा जब आप मिथाइल ग्रुप को COOH में कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो हमें एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए. सर्च करते हैं. फर्स्ट रिएजेंट बेटा ये रिड्यूसिंग एजेंट है. NaBH4 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इट इज अगेन ए वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. अल्कलाइन KMnO4 बेटा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. इसका मतलब ये CH3 को COOH में ऑक्सीडाइज करेगा और बाद में आपने मीडियम यूज कर लिया एसिडिक तो वो उसको COOH में भी कन्वर्ट कर लेगा. लास्ट में अपन ने दिया HCl, ZnHg. बेटा यहां मेटल है, ये भी बेटा रिड्यूसिंग एजेंट है. तो इसमें तीन रिड्यूसिंग एजेंट है और एक सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. वही इसके लिए परफेक्ट आंसर होगा जो मिथाइल का ऑक्सीडेशन करवा पाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर. आइडेंटिफाई द रिएजेंट्स. अगेन रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है. रिएक्शन किस टाइप की है बेटा? एक एल्कीन है. इस एल्कीन में ये जो पॉइंट है ये sp3 कार्बन है, ये पॉइंट भी sp3 कार्बन है. इन दोनों sp3 कार्बन पे इन्होंने हैलोजिनेशन करवाया है, क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करवाया है. इसका मतलब रिएक्शन का नेचर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन्स होगा. और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको ऐसा कोई भी रिएजेंट चाहिए जो क्लोरीन रेडिकल जनरेट कर सके. तो हम यहां पर वही सर्च करते हैं कि किससे हमें क्लोरीन रेडिकल मिल सकता है. बेटा ऑप्शन नंबर 1 HCl एनहाइड्रस AlCl3. अगर ये लेता हूं तो बेटा इससे हमको मिलेगा H+ और हम कह सकते हैं कि यहां पर ये सिर्फ HCl का एडिशन करवा सकता है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑन द एल्कीन. तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया. अब बात करते हैं HCl ZnCl2. ये भी बेटा HCl का सिर्फ एडिशन करवा सकता है, यहां Cl रेडिकल जनरेट नहीं हो रहा है तो ये भी रिजेक्ट हो गया. अगर मैं बात करूं Cl2, UV लाइट, सनलाइट या UV लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन रेडिकल के फॉर्म में टूट जाता है. अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि Cl रेडिकल है और आपने यहां पर सनलाइट या UV लाइट का यूज किया है तो UV लाइट की प्रेजेंस में हमें मिलेगा बेटा Cl रेडिकल. तो Cl रेडिकल मिलता है और इसके दो रेडिकल बन जाएंगे. तो ये जो दो रेडिकल बनेंगे वो यहां पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में यूज हो सकते हैं. तो हमें यूज करना चाहिए बेटा ये थर्ड ऑप्शन. फोर्थ में देखिए इसने लिखा है Cl2 बट डार्क में. तो डार्क के अंदर रेडिकल की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी. साथ में इसने एनहाइड्रस AlCl3 दिया है. ये मिलकर के क्लोरीन का इलेक्ट्रोफाइल बना देते हैं जो बेंजीन पर रिएक्ट करता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करता है. इसलिए ये ऑप्शन भी बेटा रॉन्ग ऑप्शन होगा. बच्चों नेक्स्ट पे आते हैं. सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय. बेटा जो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का एक हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और एक शीट स्ट्रक्चर होता है. सपोज मैं पहले हेलिकल स्ट्रक्चर अगर बनाता हूं तो ये मैंने एक स्क्रू टाइप कुछ बना लिया है. अब इसमें हेलिकल स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको हेलिकल बनाने के लिए कुछ इस तरह का बनाना पड़ेगा. और इसमें अगर हम बात करें तो जो भी प्रोटीन्स होते हैं उनमें अमाइड बॉन्ड होते हैं. तो अमाइड बॉन्ड के अंदर बेटा होगा CO NH, फिर ये चेन आगे बढ़ रही होगी. दूसरी तरफ भी ऐसे ही होगा बेटा CO NH. तो यहां पर C डबल बॉन्ड O NH के साथ जो NH का हाइड्रोजन है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इस कॉइल को मेंटेन करता है. और मेंटेन करता है इसका मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही इसके स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर रहा होगा. तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो बेस्ट आंसर कौन सा होगा बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. वांडरवाल फोर्स सभी में होते हैं तो ये उसके लिए मेन फोर्स नहीं होगा.
मेन फोर्स कौन सा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। बाकी पेप्टाइड बॉन्ड्स इसके अंदर खुद रहते हैं, लेकिन वो पेप्टाइड बॉन्ड आपस में स्टेबलाइज नहीं करेंगे। एक दूसरे पेप्टाइड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो इसको स्टेबलाइज करवाती है। ग्लाइकोसिडिक इसमें कहीं भी दूर दूर तक नहीं होते हैं, इसलिए उस ऑप्शन को आपको रिजेक्ट करना चाहिए। तो हमारा जो परफेक्ट आंसर होगा बेटा वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वुड लेमिनेट? वुड लेमिनेट्स, बेटा वुड लेमिनेट्स के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो होता है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। इससे हम वुडन लेमिनेट्स प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें डायरेक्ट आंसर है, इंफॉर्मेशन बेस्ड है, तो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन इज द करेक्ट आंसर। बट समवेयर मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन इज आल्सो यूज्ड, बट एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ आपको यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन की एप्लीकेशन में यूजेस में ये बताया हुआ है, इसलिए हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पर उसको लेते हुए इसे आंसर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1, सोडियम हाइड्राइड कैन बी यूज्ड। सोडियम हाइड्राइड को देखते हैं अपन। सोडियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव, ये आयनिक हाइड्राइड है। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये किसी भी कंपाउंड में, सपोज एक कोई हम कार्बोनिल कंपाउंड ले लेते हैं और इस कार्बोनिल कंपाउंड में अगर मुझे इसकी रिएक्शन करनी होती तो ये किस तरीके से वर्क करता? H- कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ओपन होगा, इसमें आपने ये H लगा दिया है, O पर नेगेटिव। अब आप नेक्स्ट स्टेप में अगर इसको न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं तो वाटर का यूज कर लीजिए। वाटर से O- रिएक्ट करके H गेन करेगा। अल्टीमेटली इसने कार्बोनिल को रिड्यूस कर दिया है। इसका मतलब ये वर्क कैसे कर रहा है? एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो पहला स्टेटमेंट बेटा रॉन्ग हो गया, इसने लिखा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरा देखते हैं, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन इन pyridine मेक्स इट बेसिक। pyridine की स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो एक नाइट्रोजन रिंग के अंदर होगा और ये रिंग एरोमेटिक होगी। इस नाइट्रोजन के पास एक पेयर लोन पेयर होगा। अगर ये किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करे, सपोज मैं HCl डालता हूं, तो HCl के साथ अगर ये रिएक्ट करे तो H+ गेन करने के लिए नाइट्रोजन के लोन पेयर ही पार्टिसिपेट करेंगे, वही एज ए बेस वर्क करेंगे, एक्ट करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर नाइट्रोजन के लोन पेयर ही इस पूरे मॉलिक्यूल के लिए, इसकी बेसिक कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट बेटा करेक्ट है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऐसा ऑप्शन आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वेरी इजी। अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड्स फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद NaOH solution can be used to prepare primary, secondary, tertiary amines. The purpose of NaOH in the reaction is, अगर मैं यहां रिएक्शन देखता हूं तो आप देख लीजिए कोई एल्किल हैलाइड लिया हुआ है, इस पे ये अमोनिया है, अमोनिया ने जाकर के इसके ऊपर रिएक्शन किया तो अमोनिया एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये इस X को यहां से निकालेगा। ये रिएक्शन कौन सी होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। आपने जब इसको निकाल दिया X को तो यहां पर एक सॉल्ट बन गया है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और X के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब इस सॉल्ट में से अगर मैं एक H और X को बाहर निकाल दूं तो ये न्यूट्रल अमीन बना देगा। ये प्राइमरी है, अगर एक बार और रिएक्शन की जाएगी तो सेकेंडरी, और एक बार और की जाएगी तो टर्शियरी अमीन भी बन सकता है। तो इसमें से HX निकालने के लिए NaOH का यूज किया जाता है। तो एसिडिक H निकाल देगा तो एक तो बेटा वाटर बन गया और जो X- था वो Na+ के साथ मिलकर के NaX बना देगा। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि इसमें जो एसिड प्रेजेंट था उस एसिड को रिमूव करने के लिए हमें NaOH यूज करना पड़ता है। तो इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करें। टू रिमूव बेसिक इंप्योरिटीज, नो। टू एक्टिवेट NH3, नो। टू रिमूव एसिडिक इंप्योरिटीज, यस। एसिडिक इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हमें लास्ट में NaOH यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन acts on ozone lysis gives A. Compound A when warmed with ammonical silver nitrate, बेटा ये टॉलरेंस रिएजेंट होता है।
तो टॉलरेंस रिएजेंट किसके साथ टेस्ट देता है? सिल्वर मिरर बना रहा है, इसका मतलब कंपाउंड में एल्डिहाइड होना चाहिए। तो मैं यहां पर ओजोलाइसिस प्रोडक्ट में यही सर्च करूंगा कि किससे मुझे एल्डिहाइड मिल सकता है। तो बेटा ऑप्शंस देखते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन में आपने इस पाई बॉन्ड को ब्रेक किया। ओजोलाइसिस को हम सिंपली ऐसे बता सकते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट में दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन आ जाएगा। अगर दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन आता है तो बेटा जो फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट को अगर हम देखें तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसी के बेटा 2 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, दोनों साइड आइडेंटिकल है। ये मिल रहा है आपको बेटा कीटोन, एसीटोन है, तो कीटोन तो ये टॉलरेंस का टेस्ट नहीं देता है, तो पहला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। दूसरा ट्राई कर लीजिए। दूसरे का अगर मैं प्रोडक्ट लिखता हूं तो बेटा यहां से मैंने ब्रेक किया, ब्रेक करके एक एक ऑक्सीजन दोनों तरफ, जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट को देखें तो एक प्रोडक्ट तो बन गया है बेटा एसीटोन, और जो दूसरा प्रोडक्ट है वो साइक्लोप्रोपेनॉन बनेगा। दोनों ही कीटोन है, दोनों ही कीटोन है, तो ये भी टॉलरेंस का टेस्ट नहीं देंगे, इसका मतलब बेटा ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, इसको भी हटा दीजिए। थर्ड को चेक करते हैं। थर्ड का सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन है, उसी को देख लेते हैं। इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में से बेटा 2 बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और एक एक ऑक्सीजन आपको दोनों तरफ लगाना होगा। टर्मिनल एल्काइन है, तो टर्मिनल एल्काइन है तो बेटा ये अल्टीमेटली एल्डिहाइड ही बना रहा है। इसमें एक ग्रुप कीटोन बन रहा है लेकिन दूसरा ग्रुप एल्डिहाइड बन रहा है, तो बेटा इस एल्डिहाइड की वजह से ये टॉलरेंस टेस्ट देगा। और टॉलरेंस टेस्ट में होता क्या है, Ag+1 से अपने आप को रिड्यूस कर लेता है। किस में रिड्यूस करेगा? Ag में। तो Ag का यहां पर जो प्रेसिपिटेट बनता है या जो वॉल के साथ उसकी मिररिंग हो जाती है वो बेटा सिल्वर मिरर टेस्ट कहा जाता है। तो ये बचा हुआ जो एल्डिहाइड है वो तो एसिड में चला जाएगा और इसका ऑक्सीडेशन हो गया। Ag+1 से Ag0 में चला गया तो इसका रिडक्शन हो गया। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है और एल्डिहाइड की वजह से ये पॉसिबल थी। लास्ट वाला ऑप्शन देख लीजिए बेटा, इसके अंदर देखिए ट्रिपल बॉन्ड, एक एक ऑक्सीजन आपको दोनों तरफ लगाने हैं। तो अगर मैं इसका आंसर लिखूं तो फोर्थ वाले का जो आंसर बनेगा वो बेटा आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, अगेन C डबल बॉन्ड O और CH3। इसका मतलब ये बेटा डाई कीटोन बन गया है, दिस इज अल्फा डाई कीटोन। तो हमें चाहिए था एल्डिहाइड, तो इसलिए ये ऑप्शन भी बेटा रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is least basic? वेरी गुड क्वेश्चन। बेसिक स्ट्रेंथ इनका फेवरेट भी होता है, कई बार पूछा गया है। तो हम ये देख लेते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ को हम नॉर्मली बेटा KB से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो KB के लिए अगर मैं बात करूं तो KB किस वजह से इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो ये किस किस पर डिपेंड करता है वो अपन देखते हैं। तो इसका फर्स्ट फैक्टर देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर, लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी। लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी, इस पर डिपेंड करेगा। जिसकी ये टेंडेंसी ज्यादा होगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी हाई, तो हम कह सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो हाई। अब लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर फ्रीली अवेलेबल है तो वो डोनेट कर सकता है, थोड़ा ठीक ठाक बेसिक होगा। लेकिन उसके लोन पेयर अगर डीलोकलाइज्ड है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी ऐसे ग्रुप के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसका नेचर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, हाईली विड्रॉइंग है, तो फिर वो डोनेशन की टेंडेंसी को डिक्रीज करवा देगा। और बेटा डिक्रीज करवा देगा इसका मतलब उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इसका अपोजिट, अगर कोई आपने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप उसके साथ ऐड किया होता तो फिर वो उसके लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी को इंक्रीज करता और बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती। तो स्ट्रक्चर्स देखते हैं अपन। पहला स्ट्रक्चर, इसके अंदर देखिए NH, और NH पे एक तरफ C2H5 एक तरफ एसिटाइल ग्रुप, तो ये NH लिखा और इसमें एक तरफ C2H5, यानी कि इस ग्रुप का नेचर मैं बोल सकता हूं कि ये ग्रुप +I का ग्रुप होगा। लेकिन दूसरी तरफ आपको मिल रहा है COCH3, इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, -M भी इफेक्ट लगाता है और -I भी इफेक्ट लगाता है। इसका मतलब ये जो लोन पेयर अवेलेबल थे वो बेटा ऑक्सीजन ही ले जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ कम। अगर हम सेकंड वाले को देखें तो सेकंड वाले में 3 इथाइल ग्रुप इसके साथ कनेक्टेड है, तीनों ही इथाइल ग्रुप इसको
इलेक्ट्रॉन रिलीज करके प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे होंगे, यानी बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत इसकी पहले वाले से ज्यादा होगी। थर्ड वाले को देखें तो थर्ड वाले के अंदर दो सी डबल बॉन्ड ओ वाले ग्रुप्स नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब इसके लोन पेयर को ले जाने के लिए मेरे पास दो सीओ जो कि काफी अच्छे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के हैं वो ले जाएंगे, तो लोन पेयर बच ही नहीं पाएंगे। दोनों ऑक्सीजन ही उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बेटा सबसे कम होगी। अगर मैं लास्ट वाले की बात करता हूं तो ये 2 डिग्री अमाइन है, C2H5 यहां पर 2 हैं। अगर ये 2 C2H5 यहां पर लगे हुए हैं तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर 2 प्लस आई इसके साथ काम कर रहे हैं, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली थोड़ी बेटर हो जाएगी। तो लीस्ट बेसिक के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा थर्ड नंबर, इससे थोड़ा ज्यादा बेसिक होगा फर्स्ट नंबर, उससे थोड़ा ज्यादा बेसिक होगा सेकंड नंबर, और सबसे ज्यादा बेसिक होगा फोर्थ नंबर। 2 डिग्री अमाइंस नॉर्मली मोर बेसिक देन 3 डिग्री अमाइंस। बेटा इसके लिए 2 रीजन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। वो रीजन कौन कौन से हैं? एक इसका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, और दूसरा जो कंजुगेट एसिड बनेगा उसको सॉल्वेट करने के लिए सॉल्वेंट इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम एक्वस मीडियम में ले रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ तो यहां पर सॉल्वेशन बेटर होता है 3 डिग्री के कंपैरिजन में, इसलिए 2 डिग्री इज बेटर बेस्ट देन 3 डिग्री इन एलिफेटिक अमीन्स। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है और ये एलिमेंट डिटेक्शन से पूछा गया है। 11th क्लास के सिलेबस में ये होता है। इसके अंदर देखो टेस्ट के कुछ नाम लिए हुए हैं, ऑब्जर्वेशंस लिखी हुई हैं। लेसाने टेस्ट, तो लेसाने टेस्ट में बेटा हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सैंपल को हम सोडियम मेटल के साथ फ्यूज करवाते हैं, उसको हीट करते हैं, और जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है उस सॉल्यूशन के अंदर कुछ आयंस बन जाते हैं, सोडियम के आयंस बनते हैं। तो सोडियम के साथ साइनाइड बन सकता है, सोडियम के साथ सल्फाइड बन सकता है, हैलाइड बन सकता है। तो इसका मतलब ये CN तो नाइट्रोजन का टेस्ट देगा, साइनाइड का टेस्ट। अगर सल्फाइड की बात करेंगे तो सल्फर के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, और अगर हैलाइड्स की बात करेंगे तो वो हैलोजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। फास्फोरस के साथ भी हम ले सकते हैं, लेकिन उसमें फिर हमको H3PO3 मिलाना पड़ता है, सॉरी HNO3 मिलाना पड़ता है, जिससे कि वो सोडियम फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो उससे फास्फोरस को भी आप पता लगा सकते हैं। तो इसमें एलिमेंट डिटेक्ट करने के लिए लेसाने टेस्ट बेटा किससे मैच करवाओगे? हम मैच करवाएंगे नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एंड हैलोजन। सेकंड, कॉपर सेकंड ऑक्साइड। बेटा कॉपर सेकंड ऑक्साइड नॉर्मली कार्बन और हाइड्रोजन को पता लगाने के लिए यूज करते हैं। रिएक्ट करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ये CO2 और वाटर वेपर्स निकालता है। तो CO2 को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसको कलेक्ट करके उसकी क्वांटिटी का भी पता लगा सकते हैं। तो ये CO2 को आइडेंटिफाई भी करता है, डिटेक्ट भी करता है कार्बन को, और कार्बन की क्वांटिटी को भी मेजर करवा सकता है। तो दोनों में हम इसका यूज कर सकते हैं। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट बेटा ये होता है AgNO3। AgNO3 अगर आपने कोई हैलाइड लिया हुआ है तो जैसे NaX, तो ये प्रेसिपिटेट बनाएगा AgX का। अब AgX के अंदर अगर आपके पास क्लोराइड था तो सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट, सिल्वर ब्रोमाइड का येलोइश व्हाइट, और सिल्वर आयोडाइड का बेटा येलोइश प्रेसिपिटेट होता है। उसको फिर फर्दर कंफर्म करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अगर वो सॉल्युबल हो जाए तो क्लोराइड होना चाहिए, अगर वो पार्शियली सॉल्युबल हो तो ब्रोमाइड होना चाहिए, और बेटा अगर वो बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल है, तो फिर आयोडाइड होना चाहिए। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि सिल्वर नाइट्रेट का टेस्ट हम स्पेशली किसके लिए करते हैं बेटा? हैलोजेंस के लिए। लास्ट में लिखा है इसने, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट गिव्स ब्लैक प्रेसिपिटेट। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट से हमको मिलेगा बेटा सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड को जब हम लेड एसीटेट से रिएक्ट करवाते हैं तो इसके अंदर लेड सल्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट मिल जाता है। वो इस बात को कंफर्म करता है कि हमारे सॉल्यूशन के अंदर सल्फाइड प्रेजेंट है। बेटा ये सल्फर के लिए स्पेशली यूज किया जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन इसके अंदर जो निकल के आ रहा है वो थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एक इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन,
जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन है, उस रिएक्शन को देखते हैं। इसमें दो फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं, साइनाइड और ईथर। तो अगर मैं यहां पर रिएक्शन लिखता हूं तो उसमें ईथर के साथ ये ग्रिग्नार्ड रिएक्ट नहीं करता है। तो ईथर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब अब एक ही फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, तो हम साइनाइड पे रिएक्शन करवाते हैं। इसकी सॉल्यूशन को देखिए एक बार। बेंजीन C ट्रिपल बॉन्ड N, पोलर बॉन्ड है। अगर ये पोलर बॉन्ड है तो बेटा ये पोलर बॉन्ड रहेगा, तो उसके अंदर आप ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करवा सकते हैं। तो मैंने लिया यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपको दिया हुआ है C6H5MgBr। इसको मैं लिख देता हूं बेटा PHMgBr। PHMgBr में PH पर नेगेटिव, मैग्नीशियम पर पॉजिटिव। ये नेगेटिव चार्ज कार्बन पर जाकर के कनेक्ट होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाइट्रोजन पर आएगा नेगेटिव। तो यहां बना बेटा CPH डबल बॉन्ड NMgBr, और यहां पर ऑलरेडी जो ग्रुप लगा हुआ है मेथॉक्सी ग्रुप वो प्रेजेंट है। इसमें अगर हम वाटर और एसिडिक मीडियम यूज करें, सेकेंड स्टेप में दिया हुआ है, तो ये N माइनस इससे H गेन करेगा, और अगर इसने H गेन किया तो इमीन की फॉर्मेशन होगी। बेटा इमीन का फॉर्मेशन हुआ। इमीन का फर्दर हाइड्रोलिसिस इजी है, ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है, और ये इमीडिएटली हाइड्रोलाइज करके, बेटा अगर मैं हाइड्रोलाइज करके अगर तोड़ता हूं तो इधर की तरफ ऑक्सीजन, इधर की तरफ हाइड्रोजन, तो OH2 करके अगर आप इसको ब्रेक कर दीजिए तो अल्टीमेटली यहां पर C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, जैसा इसके सॉल्यूशन में भी आपने देख रहा है, इसको भी देख सकते हैं। तो यहां पर देख लीजिए बेंजीन और C डबल बॉन्ड O, तो कीटोन यहां बन गया है, बेंजीन हमने ऐड किया है एज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से। तो ये ऑप्शन जो दिया हुआ है बेटा वो फोर्थ में दिया हुआ है, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, मार्च 2021 में जेई मेन ने सेकेंड अटेम्प्ट का पेपर करवा दिया है और आप सभी लोग पेपर दे के रिजल्ट वगैरह का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपका HM सर 16 मार्च के सेकेंड शिफ्ट के पेपर का, केमिस्ट्री पेपर का सॉल्यूशन लेके आपके सामने हूं। स्टार्ट करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन है ये क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले 1 और 2 जो हैं वो ऑर्गेनिक वाले सेक्शन में डिस्कस्ड हो गए होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिडक्शन रिएक्शन कैन नॉट बी कैरिड आउट विथ कोक? मेटलर्जी के चैप्टर का क्वेश्चन है। मेटलर्जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और ये जो क्वेश्चन है इसको आप कह सकते हैं कि एलिंघम डायग्राम पर बेस्ड है। एलिंघम डायग्राम के थ्रू अपने को पता चलता है कि कौन से मेटल्स के ऑक्साइड में रिडक्शन इजी है, किस में डिफिकल्ट है, कौन सा मेटल किसी दूसरे के रिडक्शन में काम आ सकता है। तो सिंपल सी बात है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम, जिंक ऑक्साइड से जिंक, Fe2O3 से Fe और Cu2O से Cu। कार्बन के द्वारा अगर आपको किसी मेटल का रिडक्शन कराना है, से MxOY, ये मेटल का ऑक्साइड, और अगर इसका रिडक्शन करके आपको मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड या CO2 बनाना है, मींस आपको कार्बन के द्वारा इसका रिडक्शन कराना है, तो ये जो मेटल है इसकी रिएक्टिविटी होनी चाहिए कम। जितनी कम रिएक्टिविटी होगी उतना ही उसका ऑक्साइड कम स्टेबल होगा विद रिस्पेक्ट टू ऑक्साइड ऑफ कार्बन, और इसीलिए आप इसमें ZnO का जिंक में रिडक्शन करा सकते हैं, Cu2O का रिडक्शन करा सकते हैं, Fe2O3 का रिडक्शन करा सकते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड खुद बहुत ही स्टेबल ऑक्साइड है। इनफैक्ट एल्यूमिनियम इज अ रिएक्टिव मेटल, और एल्यूमिनियम क्योंकि इन सारे मेटल्स में सबसे रिएक्टिव है, तो अकॉर्डिंग टू द चॉइसेस सिर्फ एक ही आंसर बचता है और वो है फर्स्ट। मोर इज द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, lesser will be the extent of reduction of its oxide to metal by carbon. So the answer is first. Question number 2, periodic property के चैप्टर का क्वेश्चन है।
आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स x एंड y यूजिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज गिवन बिलो। इसमें देखो आयोनाइजेशन एनर्जी की कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, आप बिल्कुल भी ये ना समझें कि ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ, ये आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, पहली बात तो फिक्स है कि आपको आंसर जो है वो ऑप्शन देख के लग रहा है कि सोडियम और मैग्नीशियम के रिस्पेक्ट में ही देना है, यानी इनमें से x और y दो एलिमेंट है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एलिमेंट है। x की आयनाइजेशन एनर्जी को ध्यान से देखें 495, और इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इसके कंपैरिजन में लगभग 10 टाइम्स है। और अगर किसी एक आयनाइजेशन एनर्जी के रिस्पेक्ट में दूसरी कोई नियरेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, 5 to 10 टाइम्स, काफी ज्यादा, और ये तो लगभग 10 टाइम्स है ही, तो इसका मतलब x के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और x से जैसे ही हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, यहां पे इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन आ गया, यानी P6 आ गया। तभी तो यहां लगेगी IE2 और यहां लगेगा IE1। IE2 की वैल्यू IE1 से बहुत ज्यादा है, और ये तभी पॉसिबल है जब P6 कॉन्फ़िगरेशन आ जाए। तो फर्स्ट के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वैसे तो आंसर इसी सेट हो सकता है मोस्टली। क्यों? क्योंकि और कोई एलिमेंट नहीं है जिसमें फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के कंपैरिजन में सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इतनी ज्यादा हो, यानी फर्स्ट एक्स एलिमेंट में और एक ही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हो। इसके बाद आ रहे हैं बेटा वाई पर 731 1450। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम से ज्यादा है लेकिन मेटेलिक रेंज में ही है, और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं है। इसका मतलब सिंपली कहा जा सकता है कि दो इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसमें नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव नहीं हुआ है। तो इन दोनों को अगर मिलाएं और ऑप्शंस को देखें तो अपने पास सिर्फ एक ही चॉइस बचती है, और वो है फर्स्ट एक्स Na सोडियम, क्योंकि सोडियम के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एल्कली मेटल, और मैग्नीशियम में एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वैलेंस शेल अचीव नहीं होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, FeX2 एंड FeY3। सी FeX2 और FeY3, इसमें x और y पूछ रहा है। डी ब्लॉक के चैप्टर में इन सब की चर्चा की हुई है, एनसीईआरटी में 12th क्लास में डी ब्लॉक का चैप्टर है, और पूछा है x और y के वेरियस कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं। ध्यान से देखें, इस वाले फर्स्ट केस में Fe+2 ऑक्सीडेशन नंबर में, यानी लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में है, और सेकंड वाले केस में हायर ऑक्सीडेशन नंबर में है। F-, Cl-, Br- और I- में रिड्यूसिंग पावर फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही है, और अगर रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज हो रही है तो I- के साथ आपको बताया गया है कि I- के साथ हायर ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल नहीं होंगी, यानी किसी भी एलिमेंट की अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं तो वो I- के साथ नहीं जाएंगी। तो इसको देखते हुए देखो, जो वेरियस कॉम्बिनेशंस हैं, x की वैल्यू FClBr पॉसिबल है, y की वैल्यू FClBr पॉसिबल है, I भी पॉसिबल है x में, F में FClBr ठीक है, y में देखो इसने I ले लिया, ये पॉसिबल नहीं है, y में अगेन I ले लिया, ये भी पॉसिबल नहीं है, और y में अगेन I ले लिया, ये भी पॉसिबल नहीं। तो इसके हिसाब से अगर आपको इतना ही पता है कि FeI3 एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज I- एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है जो Fe3+ को किस में रिड्यूस कर देगा, Fe2+ में, उसी बेस पर आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजी लगा के आंसर आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ध्यान से देख लें। इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ C60 बकमिस्टर फुल्लेरिन। कार्बन का एक एलोट्रॉप है, इसके बारे में क्वेश्चन है, तो इसकी स्ट्रक्चर आपको पता ही है, बकी बॉल यानी सॉकर बॉल की तरह होती है, वो व्हाइट और ब्लैक वाली फुटबॉल होती है ना, उसकी तरह। 6 मेंबर्ड रिंग्स आर फ्यूज्ड टू बोथ 6 and 5 मेंबर्ड रिंग, बिल्कुल सही है। 6 मेंबर्ड रिंग में ऑल्टरनेट 5 और 6 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं।
ईच कार्बन एटम फॉर्म्स 3 सिग्मा बॉन्ड्स, यस, एक कार्बन एटम जो है वो 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड बनाता है और इसी से फ्यूजन पूरा होता है। टोटल 4 बॉन्ड ही बनते हैं, तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स लिखे हुए हैं। द 5 मेंबर्ड रिंग्स आर फ्यूज्ड ओनली टू 6 मेंबर्ड रिंग, बिल्कुल करेक्ट है। 5 मेंबर रिंग के चारों तरफ सिर्फ 6 मेंबर्ड रिंग और 6 मेंबर्ड के चारों तरफ ऑल्टरनेट 5 and 6 membered rings. It contains 12 6 membered rings and 24 5 membered rings. यही गलत है, 20 6 membered और 12 5 membered rings होती हैं उस सॉकर बॉल के स्ट्रक्चर में। तो इसने पूछा है इनकरेक्ट और आंसर यही होगा। वैसे भी आप सोच सकते हैं, अगर आपको ये ना भी याद आए, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये बहुत इजीली आपको बकमिस्टर फुल्लेरन में पढ़ाए जाते हैं। तो 1 2 3 अगर करेक्ट है तो फिर गलत फोर्थ ऑप्शन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन H2O2 के कंपाउंड के ऊपर बेस्ड है, हाइड्रोजन वाले चैप्टर का। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट H2O2 आर, सबसे पहला स्टेटमेंट तो देखो फैक्चुअल है, यूज के ऊपर इन्होंने दिया है। H2O2 यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इफ्लुएंट्स, ठीक है ना, जो मेडिकल इफ्लुएंट्स होते हैं उनके लिए H2O2 यूज होता है, ये फैक्ट है। यूज्ड एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट H2O2, इसमें ये भी आपको बताया जाता है ऑक्सीजन -1 में है जो इजीली O2 में भी जा सकता है यानी 0 में, और H2O यानी -2 में भी जा सकता है। तो H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। द 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लाई इन द सेम प्लेन, याद आ गया होगा आपको इसका स्ट्रक्चर, ओपन बुक O O H H, ये देखिए इसका जो ओपन बुक स्ट्रक्चर है उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर एक ओपन बुक की तरह है बेटा ऐसे, और जब इस तरह से ये स्ट्रक्चर बना हुआ है तो दोनों हाइड्रोजन, एक ये वाला और एक ये वाला, ये सेम प्लेन में नहीं आ सकते। ये हाइड्रोजन अलग अलग प्लेन में है। ओपन बुक ऐसे तो क्या पूरा बुक प्लेनर है? नहीं है। मिक्सेबल विद वाटर, बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पानी में पूरी तरह से सॉल्युबल है। तो करेक्ट आंसर्स आपको ऑप्ट करने हैं और इसमें से आप देख सकते हैं कि जो सी वाला ऑप्शन है वो रॉन्ग है और सी वाला ऑप्शन सभी में है एक्सेप्ट 2। तो आंसर 2 इज करेक्ट। Now coming to next question. The characteristics of element X, Y and Z with atomic number respectively 33, 53 and 83. इन तीनों एलिमेंट्स को पहले पहचानेंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टी में आपको अकॉर्डिंग टू द पीरियड बताया जाता है कि कितने कितने एलिमेंट्स कितने कितने पीरियड में आ सकते हैं। एक नंबर, एक सीरीज याद दिलाता हूं, 2, 8, 8, 18, 18, 32, याद आई ये सीरीज आपको? ठीक है, तो इसके हिसाब से जरा 33 वाले को पहचानिए। कैसे? 33 एक नंबर है, देखो 33 वाला कौन से पीरियड में लाई करेगा? तो 33 एटॉमिक नंबर 2, 8, 18 कितने हुए? 18 और 10 28 हो गए, 33 यानी 5। इसका मतलब ये कौन से पीरियड में है? ये है 4th पीरियड में एलिमेंट, 4th पीरियड का 33 नंबर। और 4th पीरियड में ये किसमें है? जिसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो आते हैं वो नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स में आते हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक 4th मेंबर वाला है 33। ठीक है, इसके बाद 33 के बाद इसमें लिखा है नेक्स्ट एलिमेंट, और वो है बेटा 53। तो 33 में 20 ऐड करके आपको 53 मिल जाएगा। इसका मतलब ये किस में आएगा? ये देखिए आप, अगर ये आर्सेनिक है तो जो 53 वाला एलिमेंट है वो एलिमेंट होगा, 20 ऐड कर दो, 20 अगर ऐड करेंगे तो आर्सेनिक से 2 ग्रुप आगे जाएगा, और 2 ग्रुप आगे जाके ये आयोडीन बनेगा, और उसके बाद नंबर आता है 83। तो 33 से 83
50 ऐड करके बनेगा, और 50 ऐड करके तो ये सेम पीरियड में ही आ जाएगा सॉरी सेम ग्रुप में आ जाएगा 50 ऐड किया आपने, 1832 50, ये आएगा बेटा बिस्मिथ। अब आप जानते हो बिस्मिथ मेटल है, आयोडीन परफेक्ट नॉन मेटल है, और आर्सेनिक मेटलॉइड है। X, Y are metalloid, Z is a metal. Wrong. X is metalloid, Y is non-metal and Z is a metal, जो आपको यहां समझाया है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ये भी आप कह सकते हैं कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी के फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिलो रिगार्डिंग कोलॉइडल सॉल्यूशन इज 17th क्वेश्चन। कोलॉइडल सॉल्यूशन सरफेस केमिस्ट्री के टॉपिक का क्वेश्चन है। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको सारे ही स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई स्टेटमेंट ऐसा लगता है कि बस यही गलत है तो आगे के पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखते हैं फर्स्ट, अ कोलॉइडल सॉल्यूशन शोज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलॉइडल सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अगर फॉर सेम मास ऑफ डीपी लिया जाए तो उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सेम मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन से थोड़ी कम होती हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते हैं, बड़े बिगर पार्टिकल्स हैं ना। एन ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर कैन स्टॉप द फ्लो ऑफ कोलॉइडल्स पार्टिकल्स। बस यही गलत हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। कोलॉइडल पार्टिकल कैन बी पास्ड थ्रू सिंपल फिल्टर पेपर। मिल्क को आप फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लेते हैं, इजीली पास हो जाता है। ब्लड फिल्टर पेपर से पास हो जाता है, तो फिल्टर पेपर से आप कोलॉइडल सॉल्यूशन को स्टॉप नहीं कर सकते, और इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है। और इसलिए जो बच्चे एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं तो वो आगे ध्यान भी नहीं देते, यही स्मार्टनेस है। द फ्लोक्यूलेटिंग पावर ऑफ Al3+ इज मोर देन Na+। हार्डी-शुल्ज रूल, जितना ज्यादा चार्ज या वैलेंसी उतना ही ज्यादा फ्लोक्यूलेटिंग पावर। तो थर्ड वाला सही है। और अ कोलॉइडल सॉल्यूशन शो ब्राउनियन मोशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल, बिल्कुल सही है। कोलॉइडल सॉल्यूशन में जब डीएम के पार्टिकल्स डीपी पर कोलाइड करते हैं तो डीपी के पार्टिकल्स भागते रहते हैं। ये हम एक डार्क रूम में, अंधेरे कमरे में स्लिट से आने वाली लाइट में डस्ट के पार्टिकल्स देखते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग मेटल कॉम्प्लेक्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ये फॉर्मूला है, और x इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। प्रेज्यूम ऑल आर हाई, ऑल 3 आर हाई स्पिन सिस्टम, यानी एक्स्ट्रा पेयरिंग वगैरह कुछ नहीं है। एक्स्ट्रा पेयरिंग अपन लोग कॉम्प्लेक्सेस में पढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर सीरियम, गैडोलिनियम और यूरेपियम का दिया हुआ है। तो फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स में, जो फर्स्ट ए कॉम्प्लेक्स है, इसमें बेटा अगर हम कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो सीरियम 4+ है, और सीरियम 4+ 4f0 होता है। इसका मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, और जब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो इसमें स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 होगा। बी गैडोलिनियम 3+, इसमें गैडोलिनियम 3+ जो लिखा हुआ है, इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आप निकालेंगे तो 4f7 आएगा, और तीसरा बेटा यूरोपियम 3+, ऑक्सीडेशन नंबर मैंने निकाल लिए हैं, 4f6 आएगा। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 7 और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6। और फिर आप ये फॉर्मूला यूज करके ऑर्डर बता सकते हैं। वैसे फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज्यादा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ए बी सी में सी वाले का बी गैडोलिनियम है, तो इसके हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं। ए का मैग्नेटिक मोमेंट सबसे कम, उसके बाद सी का है क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 है, और उसके बाद गैडोलिनियम 3+ का है क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 7 है। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन जो यहां लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, 19th क्वेश्चन, और जो बीच बीच में नंबर मिसिंग है आपको पता है, वो सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चंस हैं। द एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml H3PO3
H3PO3। अच्छा क्वेश्चन है। इसकी बेसिसिटी बेटा 2 होती है, भले ही आपको 3 हाइड्रोजन इसमें दिखाई दे रहे हो, लेकिन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन सिर्फ 2 हैं, बेस से रिप्लेसेबल। वो हाइड्रोजन जो एसिड बेस रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। और H3PO2 में बेसिसिटी 1 है। तो बेसिसिटी, एक मिनट, तो बेसिसिटी 2 और 1 है, और उसी के हिसाब से हमने ये रिएक्शन लिखी है। क्योंकि H3PO3 की बेसिसिटी 2 है तो 2 NaOH लगा दिया। H3PO2 की बेसिसिटी क्योंकि 1 है तो 1 NaOH लगा दिया, और उसके बाद बैलेंसिंग करके इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। H3PO4 के अगर 50 मिलीमोल्स हैं तो NaOH के 100 मिलीमोल लगेंगे। 1 मोलर दिया हुआ है NaOH, और इसलिए इसका 100 ml लगेगा। H3PO2 के 200 मिलीमोल हैं, और अकॉर्डिंग टू द बैलेंस रिएक्शन 200 मिलीमोल ही लगेंगे, और इसकी NaOH की क्योंकि कंसंट्रेशन 1 मोलर है और इसलिए इसका 200 ml लगेगा। मैं आपको याद दिला दूं, H3PO2 का जो स्ट्रक्चर है H O P H O, जो हाइड्रोजन फॉस्फोरस अटैच्ड होता है वो एसिड बेस रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, वो रिडॉक्स रिएक्शन में पार्ट लेता है। तो एक हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन और एक ये वाला हाइड्रोजन, ये तीनों ही हाइड्रोजन एसिड बेस रिएक्शन में पार्ट नहीं लेंगे, और इसलिए H3PO2 की बेसिसिटी 1 और H3PO3 की बेसिसिटी 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन बी, न्यूमेरिकल आंसर्स टाइप क्वेश्चन है इसमें, जिसमें आपको नियरेस्ट इंटीजर के फॉर्म में आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन सॉलिड स्टेट के चैप्टर का है। गैलियम एटॉमिक मास दिया हुआ है, क्रिस्टलाइजेज इन HCP, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.581 ग्राम ऑफ गैडोलिनियम, सॉरी गैलियम। तो ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैलियम जो आप इजीली निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ गैलियम एटम्स, और आपको याद होगा HCP में अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स X होते हैं तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स X होते हैं, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 2X होते हैं। तो फॉर एवरी X पार्टिकल देयर आर 3X नंबर ऑफ वॉइड्स, टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स। वही आपसे पूछा है, टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स चाहिए, तो आपने क्या किया, नंबर ऑफ एटम्स आ गए, यानी नंबर ऑफ गैलियम पार्टिकल्स आ गए, इनका मल्टीप्लाई 3 से किया, और उससे आपको ये नंबर ऑफ वॉइड्स मिले। आपका आंसर है फिलिंग द ब्लैंक इनटू 10⁻21। तो 10⁻21 अगर आ गया तो आंसर हो जाएगा 15, जो कि नियरेस्ट इंटीजर के फॉर्म में दिया गया है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर का क्वेश्चन है। इस बार जो सेकेंड अटेम्प्ट हुआ है इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछे हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है इस पेपर में, 5 मिलीमोल per liter aqueous solution of KCl has a conductance of 0.55 milli Simon when measured in a cell constant this the molar conductivity of the solution is, molar conductivity पूछ रहा है। देखिए सिंपल फॉर्मूले हैं, कप्पा इज इक्वल टू G इंटू L अपॉन A। व्हाट इज L अपॉन A? सेल कांस्टेंट। और दूसरा फॉर्मूला लैम्डा m K बाय C, ये SI सिस्टम में है। अगर हमें इसको साइमन मीटर, हाँ, तो इसके लिए हिसाब से ही फॉर्मूला लगाया जाएगा। नाउ K इज इक्वल टू G L अपॉन A। इसने आपको बेटा G की वैल्यू दी हुई है
किस यूनिट में? मिली साइमन में, तो आपने इसको साइमन में कन्वर्ट कर लिया। L अपॉन ए सेंटीमीटर इनवर्स है तो मीटर इनवर्स में कर लिया आपने, पर मीटर में। K की वैल्यू आ गई SI सिस्टम में, गॉट इट। उसके बाद आपको लगाना है K/C SI सिस्टम। इसमें जो ये यूनिट है C की, ये है मोल पर मीटर क्यूब। तो K की वैल्यू SI सिस्टम आप ये यहां सब्स्टिट्यूट करोगे, और C की जो वैल्यू है क्या है? कंसंट्रेशन 5 मिलीमोल पर DM क्यूब। तो C की वैल्यू, क्योंकि 5 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर है, तो इसको मैं 5 मोल पर मीटर क्यूब लिख सकता हूं। तो मैं K की वैल्यू ये लगाऊंगा और उसके बाद डिवाइड 5 से कर दूंगा इसको, देन वी विल गेट द आंसर, और वो आंसर ये आ जाएगा। ये आंसर आया 14.3 10⁻³ साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। इसको कन्वर्ट किस में करना है? मिली साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में। बहुत ही ज्यादा इसने यूनिट कन्वर्जन करवाया है, तो थोड़ा ध्यान रखना है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो गया है। फॉर्मूले वाइज ज्यादा खास बात नहीं है, बट यूनिट कन्वर्जन के हिसाब से इसमें चेंजेस हुए हैं। आंसर 14.3 है और नियरेस्ट इंटीजर में 14 आंसर एनटी ने दिया है। Now coming to the next question, chemical kinetics. A and B decompose via first order kinetics with half-life 54 and 18 respectively, starting from an equimolar non-reacting mixture. Equimolar non-reacting mixture of A and B. A naught is equal to B naught. A और B के स्टार्टिंग की कंसंट्रेशन इक्वल दी हुई है। The time taken for the concentration of A to become 16 times that of B. A at time t is equal to 16 times concentration of B, और इसमें कितना टाइम लगेगा? तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए बेटा ये रिलेशन आपको बताया गया है कि किसी भी टाइम पर अगर कंसंट्रेशन निकालनी है रिएक्टेंट की, दो अलग अलग रिएक्शन है ना, कंसंट्रेशन निकालनी है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C at time t is equal to C0/2⁴n, where n is number of half life। बाकी सवाल का सॉल्यूशन तो हुआ है। तो ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दी है और इस कंस्ट्रेंट के हिसाब से आपको टाइम कैलकुलेट करना है। कर लेते हैं। ये रही कंडीशन स्टार्टिंग की और टाइम t की, इसकी वैल्यू लगाई A0/2⁴ नंबर ऑफ हाफ लाइफ n is equal to t/t हाफ। A की हाफ लाइफ बेटा 54 है तो t/54, B की हाफ लाइफ 18 है तो t/18। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये A0 ही लिख दिया है क्योंकि B0 और A0 की वैल्यू सेम है तो कैंसिल हो ही जाएगा। इसको सॉल्व करने पर t की वैल्यू 108 मिनट आएगी। कैलकुलेशन कोई खास टफ नहीं है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूमा मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन कितना परसेंट है। अच्छा क्वेश्चन है और उससे भी खास बात है कैलकुलेशन बहुत खराब है इसमें। ड्यूमा मेथड में ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन ये कन्वर्ट होती है बेटा N2 में, और इस N2 को आप डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर के हेल्प से एक कंटेनर में कलेक्ट कर लेते हो और इस N2 को मेजर करते हो। सिंपल ट्रीटमेंट है। अब अगर इस N2 का मास पता है तो यही मास तो नाइट्रोजन का ऑर्गेनिक कंपाउंड में है, तो आप सिंपल तरीके से N2 का मास निकाल लो, काम खत्म। देखो ये जो नाइट्रोजन आपने कलेक्ट की है वो 30 ml नाइट्रोजन है, टेम्परेचर और ये प्रेशर है, और साथ में पानी का एक्वस टेंशन 14 दिया हुआ है। इसका मतलब सीधा सा है कि जो एक्वस टेंशन को सब्ट्रैक्ट करके प्रेशर आएगा वो होगा नाइट्रोजन का प्रेशर। तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 758 माइनस 14, दैट इज इक्वल टू, थोड़ा सा इसको लिख लिया जाए, -14, दिस इज इक्वल टू 744 टॉर।
ये प्रेशर है, तो प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम 30 है, और फिर यहां पे एसटीपी कंडीशन में वॉल्यूम निकाल लिया, और वो वॉल्यूम आ गया बेटा लगभग 28 ml। और अब हम जानते हैं कि एसटीपी कंडीशन में 22400 नाइट्रोजन, 22400 ml ऑफ नाइट्रोजन का मतलब 1 मोल, और 1 मोल का वेट कितना है 28 ग्राम। तो बेटा 28 ml नाइट्रोजन का एसटीपी पर वेट जो होगा रेशो प्रोपोर्शन से आप कैलकुलेट करेंगे, ये वेट आया, ये वेट है नाइट्रोजन का, और यही वेट तो इस नाइट्रोजन का होगा, जो यही वाली नाइट्रोजन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में है इसमें कन्वर्ट हुई है। और ये सारी नाइट्रोजन कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड में है 0.1840। तो 0.1840 अगर ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में है तो आप परसेंटेज इजीली निकाल सकते हैं। बस कैलकुलेशन बेटा टफ है, आई डोंट नो कि ये इतनी कैलकुलेशन क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन शायद ये चाहते हो कि आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी बहुत अच्छी तरह से एक्सपर्ट हो जाएं, हो सकता है फ्यूचर में कुछ काम आए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विथ n इक्वल टू 5 ml इज इक्वल टू +2। क्वांटम नंबर सिंपल, n इज इक्वल टू 5 है तो l की वैल्यू 0 1 2 3 4, और उसके बाद जो ml की वैल्यू है +2 वो आपको l इक्वल टू 0 में नहीं मिलेगी, l इक्वल टू 1 में नहीं मिलेगी, वो मिलेगी 2 3 4 में। जब l इक्वल टू 2 होगा तो m की ये 5 वैल्यूज होंगी, जब l इज इक्वल टू 3 होगा तो ये 7 वैल्यूज होंगी, और जब ये 4 होगा तो 9 वैल्यूज होंगी। और इसमें आप देख सकते हैं हमें +2 वाला ऑर्बिटल चाहिए, टोटल 3 ऑर्बिटल मिलेंगे, वो ऑर्बिटल जिनके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +2। क्वांटम नंबर का साधारण सा सवाल है एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर का। वेपर प्रेशर ऑफ ए, solution and colligative property, important concept, Raoult's law। Vapor pressure of A is 21 kilopascal and that of B is 18 kilopascal। 1 mole A के मोल 1, B के मोल 2, इन दोनों को मिला के बेटा सॉल्यूशन बनाया है। तो इस सॉल्यूशन में A का मोल फ्रैक्शन 1/3 और B का मोल फ्रैक्शन 2/3 है। ये रहा, आपको दिया हुआ है इन दोनों का प्योर वेपर प्रेशर 21 और 18। राउल्स लॉ, टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू XAPA0 प्लस XBPB0, ये रहा, और इससे आंसर आ गया 19 किलो पास्कल। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन राउल्स लॉ का क्वेश्चन पूछा गया है। 7th गुड क्वेश्चन, आयनिक इक्विलिब्रियम सल्फ्यूरस एसिड हैज K1 1.7 10⁻², K2 6.4 10⁻8, the pH of 0.588 molar H2SO3। फिर से एक तगड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन। वैसे H2SO3 एक डायप्रोटिक एसिड है, लेकिन जैसा कि हमें दिख रहा है HSO3, यस, जैसा कि हमें दिख रहा है कि Ka1 के कंपैरिजन में Ka2 बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत कम, इसलिए सेकंड इक्विलिब्रियम तो ना के बराबर ही होगा। तो प्रोटॉन का जो मेजर सोर्स है वो इसका सिर्फ फर्स्ट डिसोसिएशन है और उसी को हमें कंसीडर करना है। दिस कॉन्सेंट्रेशन इज C इंटू 1 माइनस अल्फा, स्टैंडर्ड प्रोसीजर, C अल्फा C अल्फा, Ka, और ऑब्वियसली कौन सा K, इस वाले इक्विलिब्रियम का यानी K1, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसको सॉल्व करके आप अल्फा कैलकुलेट करेंगे और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बेटा C अल्फा के बराबर होगी, और फिर आप निकालेंगे pH। तो देखिए अल्फा की वैल्यू, देखिए C की वैल्यू है 0.588 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, K1, इसको सॉल्व करके आपने क्वाड्रेटिक निकाला 0.1564, और फिर C अल्फा मल्टीप्लाई करके ये आ गया, और ये लगभग आप कह सकते हैं कि 0.1 के आसपास है, तो जो pH होगा वो 1 के आसपास होगा नियरेस्ट इंटीजर में। ये सब नाटकबाजी करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि इसने लॉग वगैरह कुछ दिए भी नहीं है।
बस ये जरूर है कि क्वाड्रेटिक सॉल्व करना यहां पे थोड़ा सा टीडियस काम है, लेकिन ये चाहते हैं कि आप कैलकुलेशन सीखें, अच्छी कैलकुलेशन करें तो करिए, ठीक है ना। तो सी अल्फा से 0.092 आ गया, 0.1 के लगभग बराबर है, तो पीएच 1 के लगभग बराबर होगी नियरेस्ट इंटीजर के फॉर्म में। आयनिक इक्विलिब्रियम का अच्छा क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन मिक्स्ड विथ क्रोमिक सल्फेट लेड नाइट्रेट, इन दोनों को मिलाते हैं, PbSO4 का प्रेसिपिटेट कितना बनेगा, और ये आपसे मोल्स के फॉर्म में पूछा गया है। तो देखिए मिलीलीटर और मोलरिटी, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मिली मोल कर लेते हैं, ये होता है बेटा मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। तो इससे सबसे पहले आपने लेड नाइट्रेट के मिलीमोल निकाले और क्रोमिक सल्फेट के निकाले। रेशो के हिसाब से अगर हम देखें तो 2.4 के हिसाब से लेड नाइट्रेट लगना चाहिए 7.2, और ये तो 5.25 ही है, इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट है, LR मींस लिमिटिंग रिएजेंट। तो 5.25 मिलीमोल लेड नाइट्रेट से ही लेड सल्फेट बनेगा, यानी 5.25 मिलीमोल ही बनेंगे, और आपको ये मोल्स के टर्म्स में देना है, तो 5.25 10⁻³ मोल हो गया, और ये फिर 525 10⁻⁻5 मोल हो गया। 10⁻5 के टर्म्स में देना है, योर आंसर विल बी 525। मोल कॉन्सेप्ट के चैप्टर का स्टोइक्योमेट्री सब टॉपिक एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, 50 ग्राम, बढ़िया क्वेश्चन, थर्मोकेमिस्ट्री के टॉपिक का, रिएक्शन का भी थोड़ा सा यूज है। आयरन रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म FeCl2, ये रही सिंपल सी रिएक्शन, थोड़ा सा इसको डिटेल में लिखता हूं मैं। Fe सॉलिड है, 2HCl एक्वस, FeCl2 ऑब्वियसली एक्वस, और हाइड्रोजन है गैस। ठीक है, ये सारे जो अंडरलाइन किए बेटा ये सब सॉलिड हैं और हाइड्रोजन गैस है। इसके लिए वर्क डन अगर आइडियल सिचुएशन में देखा जाए, लिखा भी है हाइड्रोजन इज एन आइडियल गैस, तो जो वर्क डन होता है बेटा आपको बताया जाता है -ΔN गैस RT, यानी जो गैस के मोल्स का डिफरेंस है बस वो ले लो। तो इस रिएक्शन में गैस के मोल्स का डिफरेंस 1 है, लेफ्ट में 0 मोल गैस और राइट में 1 मोल गैस, लेकिन आपको गिवन अमाउंट के हिसाब से ही ये बताना है। तो ये जो मोल्स ऑफ गैस आएंगे ये मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आएंगे, क्योंकि बाकी सब तो गैस है ही नहीं। तो हाइड्रोजन के बेटा मोल्स कितने हैं, यहां पे आपको रिएक्शन का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। आयरन के मोल ऑफ आयरन 50/55.85 जो कि आयरन का मोलर मास है। अगर आयरन के मोल ये हैं तो हाइड्रोजन के मोल भी इतने ही तो बनेंगे, 1:1 मोल रिलेशनशिप। आयरन के मोल 50/55.85, तो हाइड्रोजन के मोल भी इतने ही, और जब इतने मोल बनेंगे तो आपने क्या किया, ΔN RT, तो ΔN की वैल्यू देखो ये लगा दी, R की वैल्यू 8.314 जो कि क्वेश्चन में दी है, और T की वैल्यू 298, ये वैल्यू आ गई 2218.05। नियरेस्ट इंटीजर में आंसर क्या होगा, 2218 जूल। तो आपसे पूछा है वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन नेगेटिव आया, W नेगेटिव आ गया, इसका मतलब वर्क डन बाय द गैस अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन 2218। वर्क डन बाय द गैस ही तो केमिस्ट्री में अपन नेगेटिव लेते हैं अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बढ़िया क्वेश्चन है। टाइटेनियम H2O6 एब्जॉर्ब्स लाइट ऑफ वेवलेंथ 498 नैनोमीटर ड्यूरिंग अ DD ट्रांजिशन। टाइटेनियम 3+, ये 3D1 सिस्टम है और इसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाया है। तो मैं आपको याद दिला दूं स्प्लिटिंग डायग्राम, ये है बेटा
T2G और ये है Eg और एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, इसका गैप डेल्टा O। तो जब इस इलेक्ट्रॉन पर फोटोन गिरेंगे बेटा hc/λ वाले, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जाएगा। तो कितनी एनर्जी से ही ऊपर जाएगा? डेल्टा O एनर्जी से। तो जो फोटोन की एनर्जी है वो डेल्टा O के बराबर ही होनी चाहिए। द ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी, यही है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्या हुआ? 498 नैनोमीटर से ये डी ट्रांजिशन हो रहा है और आपसे पूछा है कि स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी है। तो डेल्टा O इज इक्वल टू hc/λ। लैम्डा 498 10⁻⁹ मीटर में, c की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट एंड h प्लैंक्स कांस्टेंट, ये सब आया और इसको सॉल्व करके आ गया 3.99 10⁻⁹ जूल। अप्रोक्सीमेट आंसर 4, क्योंकि आपको आंसर देना है 10⁻⁹ के टर्म्स में। तो ये लास्ट क्वेश्चन था और आप देख सकते हैं कि जो सेक्शन बी यानी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस वाला सेक्शन है, उसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल के ही क्वेश्चंस हैं। और ऐसा सिर्फ इस पेपर में नहीं है, मोस्टली सारे ही पेपर में मोस्टली क्वेश्चन 10 में से या तो 10 या 8 या 9 मोस्टली क्वेश्चन इसी टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। तो आगे के लिए भी ध्यान रखें फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट कि हम लोग न्यूमेरिकल की थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करें और कैलकुलेशन बिना कैलकुलेटर के करें, ताकि एग्जाम में हम बढ़िया तरीके से कैलकुलेशन कर पाएं, कहीं कोई गलती ना हो। थैंक यू सो मच।